तो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आई टी आई जॉब नोटिफिकेशन पे। और हमने स्टेक्स में देखा था डिफरेंट डिफरेंट हाफ मून स्टेक देखा था। उसके बाद और भी जैसे आपका सोल्डरिंग बिट देखा था। तो स्टेक्स में ही हम कॉपर स्मिथ स्टेक देखा, उसमें आपका टिन मैन एनविल जो था। सो आज की क्लास में हम देखेंगे जो स्टेक्स और जो बचे हुए हैं उसके बारे में देखेंगे। स्टेक्स में पढ़ा था पर पूरा नहीं पढ़ा था, तो ये स्टेक्स का ही और अलग पार्ट है जिसमें आपका जो है आपका बॉटम राउंड स्टेक है। ये आपका बॉटम राउंड स्टेक है जिसमें आपका देखोगे। सो ये आपका इसमें जो बॉटम है ये राउंड है, और ये जो चैम्फर किया हुआ है, चैम्फर ये पार्ट नेम है, इसको सैंक, इसको हेड, और ये चैम्फर पार्ट हो गया। सो बॉटम राउंड स्टील का स्टेक जो होता है ये सीट मेटल शॉप में उपयोग की जाने और एक सामान्य हिस्सेदारी मतलब सामान्य रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये स्टेक जो है एक सपाट चेहरे के साथ आकार में गोल होता है। ये देखोगे सपाट चेहरे के साथ ये सर्कुलर है, गोल है। इसका उपयोग जो होता है, इसका उपयोग करते समय क्या होता है, चादर के टूटने या फटने से बचने के लिए थोड़ा सा चैम्फर होता है। तो यहाँ पे जैसे देखो ये आपका थोड़ा सा चैम्फर है, इसलिए ये दिया जाता है चैम्फर कि जब हम उस पर काम करते हैं सीट मेटल में तो जो वो उसके टूटने के जो चांसेस होते हैं या फटने के चांसेस, कॉर्नर रहेगा ना तो उसमें वो लगेगा, चोट लगेगा, उससे क्या होता है फटने के चांसेस या फिर फटने के चांसेस या टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए उसको चैम्फर लिया जाता है जिससे वो क्या होगा, उस चीज़ को काटेगा नहीं अलग से। इसका उपयोग सर्कुलर डिस्क पर किनारे को मोड़ने, सीवन करने और नीचे से बेलनाकार भागों को ठीक करने के लिए बेलनाकार भागों के नीचे एक पेन डाउन जोड़ बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग जो होता है सर्कुलर डिस्क पर क्या होता है, किनारों को मोड़ने के लिए, सीवन करने के लिए और बेलनाकार भागों को क्या होता है ठीक करने के लिए, और नीचे से जो पेन डाउन जोड़ बनाने के लिए किया जाता है इसका। साथ ही जो टेल जो है, टेल को वर्क बेंच या स्टेक होल्डर के बने स्क्वायर स्लॉट में फिट किया जा करने का डिज़ाइन है। अब ये जैसे ये हो गया, ये सैंक है, ये टेल है, तो इसको जो होता है इसके भाग को बेंच हो गया, वर्क बेंच या स्टेक होल्डर, वहाँ पे स्क्वायर स्लॉट में इसको फिट करने का डिज़ाइन किया गया है। इसे फिट करके फिर वहाँ पे इसको रख के हम आसानी से सीट मेटल पे जो काम करने का है फ्लैटिंग का, वो कर सकते हैं। वहीं दांव के किनारे तार या कील ना काटें। अब जैसे जो भी इसका दांव है उसके किनारे तार या कील को नहीं काटना है। इससे क्या होता है, इसका एज जो होता है वो डैमेज हो सकता है और सीट या उस पर बने हिस्से पर वही छाप बन जाएगी। अब जैसे इसमें क्या होगा, पहले डैमेज हो जाएगा, अब उसका जब इस्तेमाल करते हैं हम टूल का, स्टेक्स का इस्तेमाल करते हैं, उस टाइम पे वहाँ पे एक निशान छूट जाएगा। अगला देखते हैं स्टेक होल्डर का। सो स्टेक होल्डर में आपके अलग अलग तरह के स्टेक होल्डर होते हैं, जिसमें आपका बेंच प्लेट हो गया, स्विवलिंग रिवॉल्विंग बेंच प्लेट हो गया, जैसे ये दिया हुआ है, ये रिवॉल्विंग बेंच प्लेट हो गया, यूनिवर्सल स्टेक होल्डर हो गया। सो अलग अलग टाइप के स्टेक होल्डर हैं। सो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। स्टेक होल्डर जो होते हैं 3 टाइप के बेसिकली होते हैं। एक आपका बेंच प्लेट होता है, दूसरा आपका रिवॉल्विंग बेंच प्लेट होता है, और तीसरा जो होता है यूनिवर्सल स्टेक होल्डर होता है। सो बेंच प्लेट क्या होता है, अभी बेंच प्लेट का जैसे फिगर देख लेते हैं। तो ये आपका बेंच प्लेट है। सो बेंच प्लेट में क्या है, डिफरेंट वो नट बोल्ट के लिए, जैसे इसमें देखोगे ये बना हुआ है। तो ये स्टेक्स को एक प्लेट के माध्यम से उपयोग करते समय स्थिति में रखा जाता है। जब इसको उपयोग करते हैं तो एक प्लेट में रखा जाता है, जिसे क्या होता है बोल्ट और स्टड के साथ बेंच में बांधा जाता है। जैसे बेंच के ऊपर रख दिया गया पहले, और उसके बाद क्या होता है नट बोल्ट की सहायता से उसको क्लैम्प कर दिया गया। उसके बाद क्या होता है, इन प्लेटों को बेंच प्लेट या स्टेक होल्डर कहा जाता है, जो इनको नट के साथ जैसे बेंच पे बांध दिया जाता है। सो ये जो है आपका है, इसी को बेंच प्लेट या स्टेक होल्डर कहा जाता है। ये बेंच प्लेट जो होती है कास्ट आयरन की बनी होती है, तो इस चीज़ को याद रखना। ये जो बेंच प्लेट है आपका वो कास्ट आयरन की बनी होती है और आयताकार होती है। इसका जो शेप होता है वो आयताकार होता है, और पतला छेद आसानी से व्यवस्थित किया जाता है। पतले जो छेद होते हैं वो आसानी से व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि दांव के टांगों को किसी भी सुविधाजनक स्थिति में तय और उपयोग किया जा सके। सो इसलिए भी इसको सेट किया जाता है वैसे कि उसको किसी भी सुविधाजनक स्थिति में क्या होता है उपयोग किया जा सकता है और लेग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बेंच शेयर को सहायता देने के लिए छोटे छेदों का उपयोग किया जाता है। सो बेंच शेयर जो होता है उसको जो सहायता देना होता है, उसके लिए क्या होता है छोटे छेद जो होते हैं, छोटे छेद होते हैं बेंच प्लेट के, उसका उपयोग किया जाता है। रिवॉल्विंग बेंच प्लेट, आपका ये रिवॉल्विंग बेंच प्लेट है। सो इसका जो उपयोग होता है, इसमें भी देखिए, इसमें भी स्लॉट कटे हुए हैं। सो रिवॉल्विंग बेंच प्लेट में क्या होता है, प्लेट एक रिवॉल्विंग प्लेट होती है, वो घूमता है
जिसमें टेपर्ड होल होते हैं, जो होल होते हैं टेपर्ड होते हैं, जो स्टेक के टांगों का उपयोग करते समय उन्हें सहारा देते हैं। जब स्टेक हम यूज़ करते हैं इसके ऊपर से ये होल्स के ऊपर से, तो वो क्या होता है, सपोर्ट देने का काम करता है रिवॉल्विंग बेंच प्लेट। इस रिवॉल्विंग बेंच प्लेट को किसी भी सुविधाजनक स्थिति में कार्य बेंच पर जकड़ कर रखा जा सकता है। तो मतलब ये जो रिवॉल्विंग बेंच प्लेट है, इसको किसी भी मतलब स्थिति में किसी भी प्रकार से बेंच के ऊपर रख कर जकड़ कर रखा जा सकता है और फिर उस पर काम किया जा सकता है। अगला है आपका, देखिए पॉइंट, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। रिवॉल्विंग जैसे बेंच प्लेट हो गया, ये आपका बेंच प्लेट हो गया, तो फिगर आपको फिगर पहले याद रखना है, ये फिगर कौन सा है। दूसरा, जैसे इसका जो मेन काम है, जैसे इसमें क्या होता है, टेपर सोल्स होते हैं, जो स्टेक का क्या होता है, टांगों का उपयोग करते हैं और उन्हें सहारा देते हैं। तो ये सवाल बन सकता है, तो कैसा कौन सा ऐसा मतलब बेंच प्लेट है जिसमें टेपर्ड होल होते हैं और स्टेक के टांगों का उपयोग करते समय सहारा देते हैं। अगला है आपका यूनिवर्सल स्टेक होल्डर। तो यूनिवर्सल स्टेक होल्डर में ये देखो आपका डिफरेंट उसमें मिलेंगे, जिसमें आपको यूनिवर्सल का मतलब होता है कि यूनिवर्सल वो ऐसा ही होता है। सो इसका जैसे यहाँ पे है, क्या है, यूनिवर्सल स्टेक होल्डर जो होते हैं वर्क बेंच पर किसी भी वांछित स्थिति में जकड़ा, किसी भी मतलब कैसे भी स्थिति में आप उसको आसानी से पकड़ सकते हो, और ये अधिकांश यांत्रिकी द्वारा पसंद किया जाता है। तो मैकेनिकल के द्वारा जो होता है यूनिवर्सल स्टेक होल्डर, वो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला है, क्योंकि इसका उपयोग किसी भी स्थिति में रख के आप पकड़ के आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इस स्टेक होल्डर को क्या है, स्टेक के साथ डिज़ाइन किया गया है। जो ये स्टेक होल्डर है यूनिवर्सल स्टेक होल्डर, इसका जो डिज़ाइन है स्टेक के साथ ही एक सेट में डिज़ाइन किया गया है, जिसे आसानी से स्टेक होल्डर पर लगाया जा सकता है, जिसको क्या होता है, आसानी से स्टेक होल्डर पर लगाया जा सकता है, और इसलिए इसे यूनिवर्सल स्टेक होल्डर कहा जाता है। तो मतलब किसी भी स्थिति में आसानी से लगाया जा सकता है होल्डर को, और ऐसा होल्डर डिज़ाइन किया गया उसी के लिए। तो यूनिवर्सल क्या होता है, जैसे हम ग्रामर में जाओगे तो द यूज किया जाता है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे होता है ना कि ये अर्थ है, तो वही अर्थ है, तो दत्त अर्थ ऐसे करके होता है। तो ये चीज़ उसी के लिए प्रॉपर बना हुआ है, तो वो आपका होल्डर सेट किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल स्टेक होल्डर बोलते हैं। जैसा कि फिगर 3 में दिखाया गया, फिगर 3 आपका ये रहा, ये आपके यूनिवर्सल स्टेक होल्डर हैं। इस प्रकार के स्टेक होल्डर सेट को खरीदने के लिए ऑर्डर देते समय हमें स्टेक होल्डर के साथ आपूर्ति किए जाने वाले स्टेक के प्रकार और स्पष्ट रूप से मतलब लिखना चाहिए। जैसे यूनिवर्सल स्टेक होल्डर जो होता है, जब भी आप परचेज़ करते हो उसका केस दिया हुआ है, तो ये तो सवाल तो नहीं बनेगा, पर तब भी जानना ज़रूरी है। तो इसको जो ख़रीदारी जब की जाती है, ऑर्डर देते हैं, उस समय क्या होता है, इसको लिखना ज़रूरी है क्या क्या चाहिए। जैसे स्टेक का प्रकार, कौन से प्रकार का स्टेक है, और वो आगे लिखा हुआ होना चाहिए। जैसा कि देखो सब अलग अलग टाइप के होंगे उसमें, जैसे ये नाइफ का हो गया, ये थोड़ा राउंड में है, ये हाफ राउंड में है। सो वो चीज़ें, जैसे रिवॉल्विंग बेंच प्लेट हो गया, यूनिवर्सल स्टेक होल्डर हो गया, है ना, बेंच प्लेट हो गया। ऐसे आपको साइज़ क्या है, ये जैसे स्टैंडर्ड साइज़ होते हैं, ये आपके स्टैंडर्ड होते हैं, तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसमें क्या डिफरेंट हो जाएगा, तो पूरे के पूरे सेट आते हैं ये। इसमें जो होता है आपका सेफ्टी केयर एंड मेंटेनेंस, सुरक्षा देखभाल और रखरखाव जो होता है, उसमें क्या होता है, स्टेक होल्डर को वर्क बेंच पर मजबूती से लगाएं। जब आप उसको फिक्स करते हो तो मजबूती से नट बोल्ट के द्वारा उसको फिक्स करें, और बहुत भारी काम के लिए इसका इस्तेमाल ना करें, मतलब हैवी वर्क के लिए इसका इस्तेमाल ना करें। जो भी आपके स्टेक्स होते हैं हैवी वर्क के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और तीसरा जो है, लॉकिंग व्यवस्था को अधिक से कसें, जिससे डिवाइस पर थ्रेड खराब हो सकते हैं। अब ये लॉकिंग व्यवस्था में क्या होता है, जैसे हम नट बोल्ट को टाइट करते हैं, अब उस पर टाइट करे जा रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, आपका नट या बोल्ट कोई सा भी है, नट या बोल्ट का थ्रेड जो है वो डैमेज हो सकता है। इसलिए आप उसको उतना ही टाइट करें जितने में उसमें कोई वैसा डैमेज होने के चांसेस ना हो। अगला जो है, अनावश्यक एक्सेसरीज़ को वर्क टेबल पर ना रखें। अब जैसे जो बेकार की वस्तुएं, अनवांटेड वस्तुएं हैं, तो उनको वहाँ पे ना रखें, वर्क टेबल पे ना रखें। केवल जो ज़रूरत की वस्तुएं हैं उसी को टेबल पर रखें जिस पे आपको काम करना है, अदरवाइज़ सब वहाँ से हटा दें। अगला जो है, इस स्टेक होल्डर को छेनी या मुक्का मारने से बचें। हाँ, सो जो स्टेक होल्डर्स हैं, इनको आप जहाँ तक आप कोशिश कर सकते हैं कि आपका उस पर हैमरिंग ना करें या चीजल ना इस्तेमाल करें, उससे क्या होगा, वो डैमेज हो जाएगा।
और जब इस्तेमाल हो जाता है उसके बाद निकाल दें उसको, वहाँ से बेंच प्लेट से निकाल दें, जहाँ पे आपने कस रखा है, बेंच में कस रखा है वहाँ से निकाल दें। फिर उसके बाद इसको जहाँ इसका जगह है वो मतलब डिफाइंड जगह है एक, वहाँ पे आप इसको रख दें। सो इसमें ये था। अगला चलते हैं, तो अगला जो है सीम्स के बारे है ना, सीट मेटल का ही है जिसमें सीम्स के बारे है। सीम्स बेसिकली जो होता है इस्तेमाल किया जाता है जहाँ फिटिंग होती है ना उसके बीच को गैप को भरने, जैसे फिलर गेज होता है चेक करने के लिए, उस तरह से सीम का इस्तेमाल किया जाता है। उस थोड़ा सा को इस्तेमाल करते हैं जोड़ने के लिए। अब इसमें देखते हैं क्या है, जो आगे चलते हैं। तो सीट मेटल क्या है उसमें पहले परिचय देखते हैं। सीट मेटल कंस्ट्रक्शन में लाइट और मीडियम गेज मेटल सीट को इस समय मैकेनिकल सीम का इस्तेमाल किया जाता है। तो गेज मेटल सीट को जो मिलाते समय, तो जो मिलाते हैं जैसे दो जोड़ना है उस टाइम भी, और यहाँ पे जैसे बीच में देना है उस केस में भी, तो सीट मेटल की वस्तु उसी को जो होता है मैकेनिकल सीम का इस्तेमाल किया जाता है। उसको मैकेनिकल सीम, सीट मेटल की वस्तुओं का निर्माण करते समय सीट मेटल वर्कर को उस प्रकार के सीम का चयन करने में सक्षम होना चाहिए जो विशिष्ट कार्य के लिए सबसे स्पेशल होता है, उपयुक्त होता है। जो सीट मेटल है वर्कर है उसके लिए ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उसको ये चीज़ का जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ हमें किस चीज़ और किस तरह का सीम का चाहिए, कितनी मोटाई का चाहिए, उसके हिसाब से करेगा। जैसे आपका पहला जो है सीम के जैसे टाइप होते हैं, सीम के टाइप में आप देखोगे तो पहला जो है वो ग्रुप सीम है, कि आपको दिख रहा होगा ये ग्रुप्ड है, एक ऐसे बना रखा है और दूसरा ये यहाँ से आ गया। सो ये ग्रुप्ड में लग रहे हैं, सो ये ग्रुप सिम हो जाएगा ना। सो ग्रुप सिम का उपयोग जो होता है आमतौर पर सीट मेटल को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है जो ग्रुप सिम होता है। इसमें क्या होता है, दो टुकड़े हुए, दो सीम के दो मुड़े हुए किनारे होते हैं, एक इस साइड का एक दूसरी साइड का, तो वो मुड़ा हुआ उसको बीच में लगाया गया और किनारों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। जो इसके किनारे हैं उसको एक साथ जोड़ दिया जाता है और हैंड ग्रूवर की मदद से ग्रूव मशीन से इसको बंद कर दिया जाता है। ये लग गया, अब ऊपर से ग्रूवर लगाया जाएगा और ये बिल्कुल मतलब चिपका दिया जाएगा ऐसे। ये हो गया। सो आपका ये फाइनली इस तरह का बन जाएगा। ये आपको इस तरह से पूरा हो जाएगा, मतलब ये भी पूरा फिल हो जाएगा, ये चिपक जाएगा यहाँ पे। तो ये आपके साइज में आ जाएंगे जैसा कि फिगर 1 में दिखाया हुआ है। ये विड्थ है ABC है। इसमें आपका देखो पहले मोड़ा गया है, दो को मोड़ा गया, फिर दूसरे में लगाया गया, फिर बाद में इसको सीम कर दिया गया। इस साइड का पोर्शन यहाँ पे आ गया, इसके लंबवत आ गया बिल्कुल स्ट्रेट में। दूसरा जो है आपका पिट्सबर्ग जो सीम होता है, दूसरे नंबर का सीम में ही एक टाइप है जो पिट्सबर्ग है। इसका सीम को हैमरलॉक या हैवलॉक भी कहा जाता है। जो पिट्सबर्ग सीम होता है इसको हैमरलॉक या हैवलॉक भी कहा जाता है। और इस सीम का जो उपयोग होता है विभिन्न प्रकार के पाइपों जैसे डक्ट हो गया, डक्ट वर्क के लिए अनुदैर्घ्य कोनों के सीम के रूप में किया जाता है। तो पिट्सबर्ग जो होता है सीम, पहले तो इसका याद जो रखना है आपको, हैमरलॉक या हैवलॉक कहा जाता है। और इसका जो उपयोग होता है जैसे डक्ट का काम होता है, पाइप हो गया, पाइप के जैसे डक्ट बनते हैं, अनुदैर्घ्य कोनों के सीम के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सिंगल लॉक को पॉकेट लॉक कहा जाता है। जो सिंगल लॉक होता है, जैसे ये आपका सिंगल लॉक है, सो इसको जो होता है पॉकेट लॉक कहा जाता है। आपको ये चीज़ भी याद रखना है, ये सवाल बन सकता है। तो सिंगल लॉक का जो दूसरा नाम है वो क्या है, जैसे आपका आता है कैलिपर से जेनी कैलिपर का दूसरा नाम क्या है। और फिर निकला हुआ किनारा ऊपर की ओर अंकित किया जाता है। जो निकला हुआ किनारा है उसको ऊपर की ओर अंकित किया जाता है और अंकित किया जाता है जैसा कि फिगर 2 में दिखाया हुआ। अब इसमें देखोगे ये आपका नॉर्मल हो गया, इसको क्या कर दिया, इसको सिंगल लॉक कर दिया। फिर उसके बाद इसमें सिंगल लॉक के साथ एक और डाल दिया, इसमें एक इस साइड से एक इस साइड से। फिर उसके बाद ये फ्लैंज हो गया, इस पर फ्लैंज को फिर मोड़ दिया, तो फ्लैंज को क्या कर दिया, ये फ्लैट कर दिया। सो अब जाके फाइनल लॉक हो गया। हाँ, सो यही चीज़ इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। पिट्सबर्ग सीम का लाभ यह है कि सिंगल लॉक को कर्व पर चालू किया जाता है। तो सिंगल जो होता है इसको देखो कर्व पे चालू किया और उसके बाद पॉकेट लॉक को एक फ्लैट सीट पर बनाया जा सकता है। जो पॉकेट लॉक है इसको फ्लैट सीट पर बनाया जा सकता है। और जो कर्व्ड फिट
करने के लिए रोल किया जाता है, कर्व फिट करने के लिए जो रोल किया जाता है, जैसे फिगर 3 में दिया हुआ है। यह शॉप में रोल बनाने की जो मशीन है वो उपलब्ध नहीं है, पिट्सबर्ग सीम ब्रेक पर बनता है। तो ये जो होता है शेप में आता है। यदि शॉप में यदि रोल नहीं होता है तो उस केस में पिट्सबर्ग सीम जो होता है वो ब्रेक पर बनता है। सो इस तरह का है। अगले चलते हैं जो आपका डोटल सीम है उस पर। सो ये आपका प्लेन डोटल सीम दिखा रहा है। ये आपका प्लेन डोटल होता है। डोटल में बेसिकली आपका जो है ये इस तरह का बनता है। ये जो होता है एक ऐसे हो जाएगा, दूसरा आप मान लो इस पे जो लगेगा, अब दूसरा जो लगेगा इस पे वो ऐसे लगेगा। थोड़ा सा ना ये ऐसे बनते हैं, इस तरह से बनते हैं, है ना। सो टोटल सीम में ये जैसे देखोगे ना इसके ऊपर वाले भाग को, तो इस पे यहाँ इसको लॉक किया जाता है। ऊपर नीचे जैसे दिख रहा होगा चिप्स की तरह, इसमें देखो लॉक कर रहा है। टोटल सीम क्या होता है, इसमें फ्लैंक्स को कॉलर से जोड़ने का एक आसान सुविधाजनक तरीका होता है। तो सीम फ्लैंक्स जो होते हैं उसको कॉलर से जोड़ने का एक आसान और सुविधाजनक तरीका है। 3 प्रकार के टोटल सीम होते हैं, जिसमें प्लेन टोटल हो गया, बीडेड टोटल हो गया और फ्लैंज टोटल हो गया, जैसा कि फिगर 4 में दिखाया गया है। सो यहाँ पे देखोगे आप, ये आपका फ्लैंज हो गया, ये आपका प्लेन टोटल हो गया, और ये जो है अब बीडेड टोटल सीम है। टोटल सीम क्या होता है, टोटल सीम मुख्य रूप से गोल या अंडाकार पाइप और शायद ही कभी आयताकार नलिकाओं में उपयोग किया जाता है। सो ये आपका टोटल सीम है। ये जो है इसमें देखोगे ये वाला इसके अंदर डाल के फिर इसको लॉक किया जाएगा। तो ये जैसे इसमें नीचे आपको लॉक कर दिया है, ये आपका लॉक कर दिया है। तो टोटल सीम मुख्य रूप से क्या होता है, जैसे सर्कुलर होता है, गोल होता है या अंडाकार होता है, और पाइप पर शायद ही कभी आयताकार नलिकाओं पर उसको उपयोग किया जाता है। इसका देखो कि ये पोर्शन दिखा रहा है, दूसरा नंबर जो पोर्शन है ये आपका अंदर की ओर आया, और इसके अंदर फिर ये डाल के 4 नंबर को फिर लॉक कर दिया गया। तो फाइनल जो शेप आया आपका ये शेप आएगा, ये शेप बन गया। ये आपका पिट्सबर्ग सीम कैन बी फॉर्म बाय कर्व बनाने के लिए पिट्सबर्ग जो होता है, पिट्सबर्ग सीम का उपयोग किया गया। फिगर 4 में देखते हैं जो डोटल के टाइप होते हैं, डोटल सीम के, उसमें से देखोगे ये आपका फ्लैंज डोटल सीम है, आपका ये प्लेन डोटल सीम है, और ये जो है बीडेड डोटल सीम है। अब इसको भी एक एक करके देखते हैं। तो आपका प्लेन डोटल सीम जो होता है, इसका उपयोग जो होता है शोल्डर स्क्रू या रिवेट के उपयोग के लिए बिना एक कॉलर का निकला हुआ किनारा जो जोड़ते समय या कॉलर के सिरे को काट कर दूसरे टैब को मोड़कर बनाया जाता है, जैसा कि फिगर 5 में दिखाया गया। तो डोटल सीम में क्या होता है, इसका उपयोग जो होता है शोल्डर हो गया, स्क्रू हो गया और रिवेट में इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि कॉलर जो निकला हुआ होता है, ये जैसे देखोगे ये जो कॉलर निकला हुआ होता है उसको जोड़ते समय क्या किया जाता है, इस कॉलर के सिरे को काट कर दूसरे आपको मोड़कर बनाया गया है, ये बनाया जाता है। एक जैसे निकाल दिया इधर से, फिर यहाँ डाल के इसको लॉक किया जाएगा, जैसा कि इसमें हमने देखा इस सीम में देखो इसको अंदर डाल के काट के लगा दिया गया। उसी तरह से सेम आपका इसमें प्लेन डोटल में भी है कि इसका जो दूसरे टैब को मोड़कर बनाया गया है, जैसा कि फिगर 5 में दिया गया है। तो इसका याद आपको रखना है, जो प्लेन डोटल सीम होते हैं उसका शोल्डर स्क्रू रिवेट है, उसके कॉलर जो होते हैं उसके बिना एक कॉलर का निकला हुआ जो होता है सिरा, वो आपका होता है प्लेन डोटल सीम। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है, सीधा टैब शामिल होने वाले हिस्से पर मुड़े हुए होते हैं। अब सीधा टैब शामिल होने वाले हिस्से जो होते हैं वो मुड़े हुए हैं, और मुड़े हुए टैब स्टॉप के रूप में कार्य करते हैं। अब जो मुड़े हुए हैं उसमें टैब स्टॉप उसको रोकने का काम करते हैं टैब को, और जोड़ के चारों ओर टाँका लाइक्स लगा इस सीम को जलरोधी बनाया जा सकता है। अब इसमें क्या होता है, टाँका वो शोल्डर का बात कर रहा है, तो शोल्डर लगा दोगे तो वो नहीं निकलेगा। फिर अगले चलते हैं दूसरे नंबर पे, जो डोटल सीम होते हैं उसी में से दूसरा बी जो है दूसरा टाइप में फ्लैंज डोटल सीम में। तो इस सीम का जो उपयोग होता है जहाँ साफ उपस्थिति या ताकत महत्वपूर्ण होती है वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, जैसा कि फिगर 6 में आपको दिखाया गया है। ये आपका फिगर 6 है। इस सिम का उपयोग जैसे वो क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है साफ उपस्थिति और ताकत महत्वपूर्ण होती है, जैसा कि फिगर 6 में दिखाया गया। बेलनाकार पाइप
जो बेलनाकार पाइप होता है उसके लिए निकला हुआ जो किनारा होता है उस प्रकार के डोर्टल सीम का संयोजन है। यहाँ पे जो देखोगे तो आपका जो निकला हुआ किनारा है, जैसे इसमें ये देखो, ये आपका निकला हुआ है। यहाँ पे फाइनली इसको प्लेट को यहाँ पे लगा के इसको फिक्स कर दिया गया। जैसे यहाँ ये आपका एक था, इसके ऊपर इसको नीचे डाला गया ये, फिर बाद में प्लेट डाल के उसको लॉक कर दिया गया। तो वही चीज़ है, जहाँ पाइप धातु की प्लेट जैसे फर्नेस फ्लू हो गया, छत हो गया, इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं एक निकला हुआ किनारा डोर्टल सीम बनाने के लिए। इसमें चरण वाइज दिए हुए हैं। तो पहले क्या होता है, कॉलर पर निकला हुआ किनारा चालू करते हैं। तो ये आपका कॉलर हो गया, इस पर निकला हुआ किनारा चालू करते हैं। फिर नियमित अंतराल पर स्लीट जो है, ये आपका स्लीट है, स्लीट पे क्या करते हैं, उसको लगाते हैं। स्लीट काटा अंतराल पर स्लीट काटा जाता है और आस्तीन के अंत में और मिलान करने वाली कीलक छेद स्लीव्स और कॉलर में ड्रिल किए जाते हैं। तो ये आपका स्लीव जो दे रखा है यहाँ पर ड्रिल करके कॉलर होता है, कॉलर में भी ड्रिल करके उसको बैठा के फिर उसको फिट किया जाता है। ये जैसे इस पर फिट कर दिया, फिर उसके बाद उसमें कीलक को क्या होता है, संरक्षित करा जाता है और कीलकों को स्थापित किया जाता है। तो वहाँ पे आप एक पिन लगा देते हो या कील लगा देते हो और अंत में सीम को पूरा करते समय टैब को ऊपर की ओर अंकित किया जाता है। तो ये जैसे ऊपर देखोगे ये लॉक कर दिया फाइनली। सो ये था आपका फ्लैंज डोर्टल सीम, जिसमें हमें देखा स्टेजेज हैं, जिसमें कॉलर्स है। कॉलर्स में क्या होता है, कॉलर और स्लीव जो होता है, इसमें कुछ स्लीव में ड्रिल करे जाते हैं और कॉलर में भी ड्रिल बनाए जाते हैं, होल बनाए जाते हैं। फिर इसको सेट करके उस पर कील डाल के उसको फिक्स करा जाता है अलाइन करके। फिर फाइनली ये स्टब जो टैब जो होते हैं, मतलब आपके जो डोर्टल कटे हुए होते हैं, उसको हैमर्स के द्वारा मारकर फिर उसके बाद उसके ऊपर बैठा दिया जाता है। अगला जो है सी है आपका बीडेड डोर्टल सीम जो है। सो बीडेड डोर्टल सीम में क्या होता है, ये सादे डोर्टल सीम के समान होता है। जो प्लेन डोर्टल सीम होता है उसी के समान होता है। इसके एक बीडिंग मशीन द्वारा सिलेंडर के एक छोर के चारों ओर एक मनका बनता है। इसमें चारों ओर जो होता है, जितने एजेज होते हैं उसके छोर के चारों ओर मनका बनता है। यह मनका निकला हुआ किनारा पर आराम करने के लिए स्टॉप के रूप में कार्य करता है। तो ये जो मनका पर निकला हुआ किनारा होता है, वह निकला हुआ किनारा होता है, वो आराम करने के लिए क्या होता है, स्टॉप के रूप में कार्य करता है और वांछित स्थान पर निकला हुआ किनारा पकड़ने के लिए टैब को झुकाया जाता है। तो डोर्टल सीम में क्या होता है कि ये आपका जो होता है, जो आपका प्लेन डोर्टल सीम होता है उसी की तरह होता है और इसका उपयोग जो होता है, जैसे सिलेंडर के एक छोरों को चारों ओर मनका बनता है। इसमें क्या होता है, जो भी सिलेंडर शेप के बनेंगे उसके चारों ओर एक मनका बनता है, जिसमें क्या होता है, एजेज होते हैं ना, वो निकले हुए होते हैं। तो उनको लगा के, जैसे प्लेन डोर्टल सीम में देखते हैं हम, इस पे जैसे देखो ये है आपका, ये जैसे निकला हुआ है, चारों तरफ टैप्स निकले हुए हैं, तो इसको फिर लगा के फाइनल फिक्स किया जाता है। वही उसी के बारे में बोल रहा है। तो बीडेड जो डोर्टल सीम होता है उसमें भी सेम इसी तरह से होता है, स्टब के रूप में कार्य करता है और वांछित स्थान पर निकला हुआ किनारा पकड़ने के लिए टैब को झुकाया जाता है। तो जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है उसको टैब को झुकाया जाता है। अगला जो देखते हैं आपका डबल सीम हो जाएगा। डबल सीम जो होता है, इसमें दो प्रकार के होते हैं डबल सीम है। एक प्रकार का उपयोग अनियमित होता है। फिटिंग अनियमित मतलब आपका जो जिसमें आकार दोनों के दोनों जिनको जोड़ना है उसका सेम नहीं होता है, वो अनियमित होता है। सो दो प्रकार के डबल सीम में से एक आपका अनियमित हो गया, जैसे वर्गाकार कोहनी हो गया, बक्से हो गए, ऑफसेट आदि बनाने के लिए किया जाता है। तो वर्गाकार कोहनी हो गया, बक्से हो गए, ये क्या होते हैं, अनियमित में आते हैं। इस सीम का उपयोग कोनों पर किया जाता है। जो डोर्टल सीम होता है इसका उपयोग जो होता है, जो आपके कोने कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे किया जाता है और इसे छोटे वर्ग और आयताकार नलिकाओं पर अनुदैर्ध्य सीम के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका जो मतलब इसे छोटे वर्ग और आयताकार नलिकाओं पर अनुदैर्ध्य सीम के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि एक डबल किनारा होता है, एक जो होता है इसमें डबल किनारा होता है और इसे भी और एक किनारे पर रखा जाता है और सीवन के चरण दर चरण पूरा किया जाता है, जैसा फिगर 6-7 में दिया हुआ है। अभी जैसे देखोगे इसमें सिंगल है, फिर इसको फोल्ड किया गया, फिर ये दूसरा लगाया गया उसमें, फिर इसको बेंड किया गया और ये फाइनल शेप दिया गया ग्रूवर के द्वारा। सो मेकिंग डबल सीम, ये डबल सीम बनाने के लिए एक सिंगल लिया पहले प्लेट, इसको पहले फोल्ड करा, फोल्ड कर देने के बाद इस पर एक दूसरा सीट लगाया, उसको भी उसके साथ डबल ग्रुप में किया, फिर उसके बाद इसको लगाने के बाद इसको फोल्ड कर मतलब मोड़ दिया, फिर ये फाइनल शेप दे दिया गया।
अगला जो है आपका चौथा में, इसमें भी जैसे देखते हैं तो पहला प्रकार तो वो हो गया। अब दूसरे प्रकार में जो दूसरा प्रकार का डोर्टल सीम है उसको देखेंगे तो उसका उपयोग जो होता है, जो बेलनाकार आकार की जो जॉब होती है उसके तो बॉटम्स जो होते हैं उसके लिए उपयोग किया जाता है कि जैसे पेल हो गया, टैंक, उसको जकड़ने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपका ये हो गया जो ये बेलनाकार आकार का जॉब है, इसमें देखोगे नीचे से लगा के ये फाइनल फिक्स कर दिया गया, बाद में इसको मोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे ये मोड़ दिया गया, बाद में इसको सेट कर दिया गया, सिम को लॉक कर दिया गया। तो वही चीज़ लिखा हुआ है इसमें। क्या है, इस प्रकार के डबल सिम को बनाने के लिए चरण दिया गया है इसमें। सबसे क्या है, पहले क्या है, ए में क्या है, इसको मशीन पर चालू किया जाता है, इसको चालू किया गया। और ये दूसरा पार्ट है, ये नीचे से लगाया जाएगा, बरिंग मशीन पर दब गया है मशीन पर, वो नीचे रहेगा। और उसके बाद सी में देखोगे तो ये अब क्या होता है, बॉडी में स्नैप किया गया। इस बॉडी में जो होता है, इसको और इसको एक दूसरे के ऊपर लगाया गया। फिर उसके बाद ई में देखोगे तो इसके ऊपर ये जो पार्ट दूसरा हमने इसको लगाया, इसको हमने मोड़ दिया। फिर उसके बाद फाइनल लॉकिंग कर दिया। अब इस सिम को बॉटम डबल सिम या नॉकअप सिम कहा जाता है। तो ये जो है आपका जो दूसरा पार्ट है, इसमें इसको जो बोलते हैं बॉटम डबल सिम या फिर नॉकअप सिम कहा जाता है। यदि सिम को चालू नहीं किया गया, जैसा कि डी में दिया हुआ है, यदि चालू नहीं किया गया तो पेन डाउन सिम कहा जाता है। अब जैसे सिम को क्या होता है, इसमें चालू नहीं किया गया, मतलब इस तरह का नहीं किया गया, इसी केस में छोड़ दिया गया है, सो उस केस में इसको जो बोलते हैं पेन डाउन सिम कहते हैं। अगला जो है 5वां नंबर का, तो बट सिम है। बट सिम में देखते हैं, इस सिम में एक साथ दो टुकड़े होते हैं। अब जैसे ये एक हो गया, एक दूसरा हो गया, है ना, दो टुकड़े होते हैं। और इनका जैसे उनका क्या होता है, जोड़ा जाता है, मिलाप किया जाता है। चित्र में दो प्रकार के बट सिम दिखाए गए, एक निकला हुआ बट सिम है और दूसरा जो है बट सिम है। सो ये इसको बोलते हैं फ्लैंज जो है बट सिम ये हो जाएगा, और ये आपका खाली बट जॉइंट हो गया। ये आपका जैसे बट जॉइंट का जो होता है वेल्डिंग में भी आपको मिलता है, तो इसी तरह का बनता है उसमें। ये फ्लैंज जो है, फ्लैंज बट सिम, फ्लैंज मतलब ये जो बाहर निकला हुआ है इसको फ्लैंज बोल रहे हैं। तो जो बट सिम होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक आपका फ्लैंज बट सिम हो गया और एक खाली बट सिम हो गया। आगे देखते हैं जो आपका लैप सिम होता है। लैप मतलब एक के ऊपर एक करेगा, एक जो प्लेट है उसके ऊपर एक चढ़ेगा सीट का, वो होता है लैप सिम में। तो लैप सिम को एक पीस के किनारे को दूसरे पीस पर लैप करके बनाया जाता है, जैसा कि फिगर 10 में दिखाया गया है। ये आप जैसे देखोगे इसमें भी क्या है, अलग अलग तरह के बनते हैं, जिसमें सोल्डर किया गया है। प्लेन लैप हो गया, सनक लैप हो गया, लैप के अंदर लैप हो गया, और सीम के बाहर दिखाए, है ना। तो यहाँ से आपके जो है ना बहुत सवाल बनते हैं सीट मेटल के, जैसे कि इनके जितने पार्ट नंबर हो गए, ये आपके हो गए। ये जो फ़ोटो दे रखा है इसमें, इस फ़ोटो से सीधा आपका सवाल बनता है कि सीम का जो है नाम क्या है। तो ये आपका फ्लैंज बट सीम हो जाएगा, ये आपका बट सीम हो जाएगा। फिर ये वाले जितने दिए हुए हैं इन चारों से, इनके सवाल, ये वाला का सवाल आया हुआ है, ये सवाल आया हुआ है। तो ये आपका प्लेन लैप हो गया, ये संक लैप हो गया, ये इनसाइड लैप हो गया, मतलब इनसाइड मतलब ये नीचे गया है ना, इसलिए इनसाइड हो गया। ये आउटसाइड है, ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो ये आउटसाइड लैप हो जाएगा। सो आपको फिगर भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत सारे बनते हैं। अगला जो है स्लिप जॉइंट सीम है। स्लिप जॉइंट सीम में क्या है, इसका उपयोग जो होता है अनुदैर्ध्य कोनों के सीम के लिए किया जाता है। तो स्लिप जॉइंट जो होता है सीम, इसका उपयोग जो होता है अनुदैर्ध्य कोने जो होते हैं उनके लिए, अनुदैर्ध्य कोने के सीम के लिए किया जाता है, जैसा कि फिगर 11 में दिखाया गया है। तो जैसे ये सिंगल लॉक हो गया, फिर इसमें क्या करा, डबल लॉक करके फिर इसमें एक और अटैच कर दिया। ये चीज़ें आपको जो कंप्यूटर के वो कीबोर्ड का जो रखने का होता है, किसी आप जगह पे जाओगे जहाँ पे डेस्क बोर्ड लगती है, कंप्यूटर डेस्क बनाया जाता है ना, उसमें आपको ये लॉकिंग देखने को मिलेगा। जो स्लिप जॉइंट सीम है ना, वो आपको देखने को मिलेगा। इवन आप किसी दुकान में जाते हो, वहाँ पे भी इसी तरह का लगा होता है, जो बेंच पे एक अंदर एक बॉक्स बना रहता है, बॉक्स जो होता है ना इसी सीम पे चलता है, लॉक्ड स्लिप्ड टुगेदर। तो स्लिप जॉइंट सीम जो होता है इसी पे कार्य करता है वो। सीम की असेंबली में सिंगल लॉक, ये जैसे हो गया, ये आग सिंगल लॉक, ये डबल लॉक,
वही चीज़ को है पूरा करने के लिए फिर आपका सी में जो है वो स्लिप जॉइंट मतलब लॉक स्लिप टुगेदर हो गया। पूरा करने के लिए सिंगल लॉक को डबल लॉक में खिसका दिया जाता है। और स्लिप जॉइंट के सभी स्लिप जॉइंट सीम के साथ पाइप बनाने के लिए देखने के लिए उचित देखभाल की जानी चाहिए कि धातु के कोने जो हैं वो चौकोर जो धातु के किनारे हैं वो उस चीज़ का आप पहले ये करोगे कि वो जो है स्क्वायर शेप में है, अदरवाइज फिर वो फंसेगा। तो ये स्लिप जॉइंट हो गया, स्लिप जॉइंट सीम। इसमें क्या गया है, इसमें किया गया है उचित स्लिप जॉइंट को ए के रूप में दिखाया गया है। आपका जैसे देखोगे ए जो है ये वाला ये आपका उचित है, मतलब प्रॉपर कंस्ट्रक्शन किया गया है इसमें। ये जैसे देखोगे ये चीज़, और दूसरे में क्या है, ये ग्राउंड में क्या है, ये प्रॉपर नहीं बैठा है। उसी के बारे दिखाया गया, किनारों को ट्रिम नहीं किया गया है तो पाइप को, तो ये क्या होता है, पाइप को आकार से बाहर कर देगा और पाइप के किनारों को असमान जो है वो बना देगा। एज जितने भी हैं उसके क्लियर होने चाहिए। ऐसे जैसे इसमें देखोगे ये बाहर है, इससे ऐसे नहीं होना चाहिए, प्रॉपर फिट बैठना चाहिए। नहीं तो ये क्या करता है, बाहर असमान जो होता है उसको बना देता है। उससे क्या होता है, वो निकलने के चांसेस होते हैं। तो ये आपका इन प्रॉपर कंस्ट्रक्शन हो गया और ये आपका प्रॉपर कंस्ट्रक्शन हो गया और वो स्लिप जॉइंट सीम में। अगला जो है लीग ग्रुप जॉइंट है। फिर आगे ग्रूवर्स के बारे देखेंगे, स्टेक जॉइंट देखेंगे। तो इस क्लास में इतना ही करते हैं दोस्तों। और बीच में जैसे अभी पेपर होने वाला इसरो एसएससी का पेपर आने वाला 28 का है, सो आप उसको डाउनलोड करो। और उसके लिए ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। इसरो के पेपर भी मैंने 7 करवाए हैं, तो उन चीज़ों को भी आप देख सकते हो जो VSSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो मिलते हैं। सो आप जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाओगे ना, आपको उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा कि क्या सवाल में आने वाला है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही क्या है अभी निम्मी को कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो इसरो है, फिर इसरो हो जाओगा आपका, बार्क हो जाएगा या DRDO हो जाएगा या NPCL हो जाएगा या NFC हो जाएगा। इनमें जो सवाल बनते हैं वो सीधा का सीधा निम्मी से बनते हैं। सो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, निम्मी का जो है वो स्टैंडर्ड बुक भी है निम्मी। सो इसी को सबसे पहले इसका काम कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या है नहीं है। सो बेसिक चीज़ें आप पढ़ोगे तभी आप आइडिया आएगा। सो ये चीज़ें, इसके लिए मैंने क्या करा, निम्मी से सब आपको पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको आसानी से जो चीज़ें सिलेबस है वो आपको समझ में आएगी। DGT जो है उसका सिलेबस यूज़ करता है। अभी जैसे रेलवे ALP का पेपर होने वाला है, तो सेकेंड स्टेज में जो पेपर है वो आपका निम्मी है, जो DGT लिखा हुआ है आप उसको पढ़ोगे ना। DGT के थ्रू, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग होता है DGT का मतलब, तो उसके द्वारा, तो वही आपका निम्मी का बनाता है जो सिलेबस है। तो पूरा का पूरा सवाल जो है यहीं से आएगा। सो अभी क्या है, जो रिसेंटली अभी पास आउट हो रहे हैं या फिर जो उन्होंने पास कर लिया है, जो रिसेंटली पास आउट हो रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। और जो पास आउट हो चुके हैं, जिनको टाइम लग गया वो, तो वो उनके लिए क्या है, पढ़े होंगे तो उसके लिए तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो आप भी पढ़ सकते हैं। और दूसरा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या MCQs क्वेश्चन है, इनको बहुत ज़रूरी है देखने का। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इसरो का मैंने डाल रखे हैं, उसको आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है इसरो फिटर करके VSSC का, आप उस पर देख सकते हो। इसरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का फिटर का लिखा हुआ है, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। सो आज के लिए इतना ही करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे इस तरह की जो भी वीडियो अपडेट होती है वो आपको मिल जाएगी आसानी से। आप उन चीज़ों को आसानी से पढ़ सकते हो। और अगले क्लास में देखेंगे जो ग्रुप जॉइंट हो गए, लीग ग्रुप जॉइंट हो गए हैं, और स्टेक्स के बारे, और भी जो स्टेक्स जॉइंट हो गए हैं, इनके बारे हम अगले क्लास में देखेंगे। सो धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।